गौतम आईएएस अकेडमी की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जैसा कि आपको पता है, हम मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस सीरीज़ में अभी तक हमने जो है मुग़लों का पतन तथा औरंगज़ेब की मृत्यु और फ़र्रुखसियार के जो मुग़ल बादशाह है, मुग़ल सम्राट है फ़र्रुखसियार, इसके फरमान तक की जो है चर्चा हमने कर ली थी। अर्थात फ़र्रुखसियार का जो फरमान था 1717 का, इस तक की चर्चा जो है हमने कर ली थी। हमने देख लिया था कि वह क्या परिस्थितियां थीं जिनके अंतर्गत जो है यह फरमान जारी करा गया था और इस फरमान के द्वारा क्या प्रिविलेजेस जो है वो मुग़लों के द्वारा अंग्रेज़ों को दिए गए थे। अब देखिए, हम जो है आज के इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो वन ऑफ द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड चैप्टर है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का, या आप कहें आधुनिक भारत के इतिहास में जिस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज दिया जाना चाहिए था काफ़ी पहले से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के समय में भी आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वह मेंस का हो, इसमें जो है उतने वेटेज में इस टॉपिक को जो है वो नहीं लिया जाता। और इसका कारण जो है वो हमारे हिस्टोरियंस भी हैं। जितना ग्लैमरस ये एम्पायर था, जितना बड़ा यह साम्राज्य था, जितनी ग्लोरीफाई तरीके से इसको प्रेजेंट करने की आवश्यकता थी, शायद वो जो है फ्रेम मराठास को नहीं मिला। और इसी पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। अर्थात हमारा आज का टॉपिक है मराठा या मराठा साम्राज्य। आप सेंटर हेडिंग डाल लें इसको। और इस टॉपिक से रिलेटेड मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अर्थात MPPSC में बहुत अधिक क्वेश्चन सामान्यतः नहीं देखे जाते हैं प्रीलिम्स में। अगर देखे भी जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं। किसी की जन्म तारीख पूछ लेगा, सेकंड फोर्थ पेशवा पूछ लेगा, उनकी स्थिति पूछ लेगा, नाम पूछ लेगा। इससे ज़्यादा जो है बहुत स्कोप नहीं होता MPPSC में प्रीलिम्स में मराठास का। बट नो डाउट मेंस में जो है हिंदू पद पादशाही की ये जो डेफिनेशन होती है, इसमें मराठास जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन जो MPPSC कोर से पूछना चाहता है, आपके नॉलेज का कोर चेक करने के लिए जो है मराठास से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते रहे हैं। चाहे क्वेश्चन की संख्या कभी कम या कभी ज़्यादा रही हो, पर मराठास से प्रश्न जो है वो कंटिन्यूसली जो है आते हैं। अब देखें, हम मराठा स्टार्ट करें उसके पहले हम यहाँ तक जो फ़र्रुखसियार के फरमान तक का इतिहास देख चुके थे। हम ये देख चुके थे कि भारत में किस प्रकार अंग्रेज़ों का आगमन होता है। 1608 में जो है हॉकिंस आता है, 15 में थॉमस रो आते हैं, 32 में उनको गोलकुंडा मिलता है, 39 में जो है उन्हें चेन्नई मिल जाता है, मद्रास मिल जाता है, 68 में मुंबई मिलता है। और इसके पश्चात जो है बंगाल में 1717 से इनको फ्री ट्रेड मिल जाता है, अर्थात मुक्त व्यापार मिल जाता है। और यहाँ से इसी फरमान के बाद से बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टार्ट हो जाता है। एक स्पॉन्टेनियस घटना नहीं थी ये कि बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार होता है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत धीमे धीमे जो है यह घटना घटित हुई थी। एक क्रमिक तौर पर यह घटना घटित हुई थी। चलिए, अब भारत में बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार होगा, आगे जो है स्थितियां बढ़ेंगी। परंतु आप इस चीज़ को देखें कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो है देखा था कि 17वीं शताब्दी या कहें 18वीं शताब्दी जो है भारत में एक ऐसा समय था जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था। एक स्थान से, एक हाथों से सत्ता जो है वह दूसरे हाथों में आ रही थी। अर्थात मुग़लों का पतन हो रहा था जो भारत में लगभग 200 वर्षों से शासन कर रहे थे, और दूसरी सत्ता अर्थात अंग्रेज़ों के पास शासन शिफ्ट हो रहा था। जो पावर्स थी एडमिनिस्ट्रेटिव, वो जो है वो शिफ्ट हो रही थी। अब ये जो 100 साल का गैप था, ये 100 साल का जो समय था, यानी कि 1701 से लेकर 1799 तक का, इस समय भारत में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। शक्ति शून्य का काल जो है इसे कहा जाता है। वैसे तो हिस्टोरियंस जो है इसे कई बार भारत का डार्क एज भी कहते हैं, बट इट इज़ नॉट राइट। दैट टर्म डार्क एज इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विथ सम अदर फैक्टर्स। सो हम जो है उस तरफ नहीं जाएंगे, इसे डार्क एज हम नहीं मानते। हम तो जो है इसे सत्ता हस्तांतरण का काल मानते हैं। अभी जो 100 साल का समय था,
इस शक्ति शून्य के काल में ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि सत्ता के प्रमुख दो दावेदार, अभी वो कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। सत्ता की दो प्रमुख दावेदार, उन दोनों में से एक को सत्ता मिलती है और दूसरा जो है हमेशा के लिए दौर से बाहर हो जाता है। देखते हैं। देखिए 1707 को औरंगजेब समाप्त हो जाता है, अर्थात 1707 में अंतिम सबसे शक्तिशाली मुगल सम्राट की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात भारत में दो प्रतिद्वंदी, दो कॉम्पिटिटर जो है उपस्थित होते हैं जो सत्ता भारत की हासिल करने के योग्य अपने आप को मानते हैं या दिखाई देते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रमुख जो थे वो थे अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों ने अन्य पुर्तगाली या फ्रेंच या अन्य सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है दौड़ से बाहर कर दिया था। इसके अलावा भारत में जो सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन के रूप में उभर रहे थे वे थे मराठा। मुगलों का पतन दो ग्रुप्स के लिए इम्पोर्टेंट था, या तो आगे बढ़ना था अंग्रेजों को या तो इस स्थान से आगे बढ़ना था मराठा को। अब इस कश्मकश की स्थिति का अंतिम परिणाम क्या निकलता है, क्या होता है, ऐसी घटनाएं जिसके कारण जो मराठा हैं बेशक जो पूरी तरीके से रेस से बाहर हो जाते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं। आप देखें 1707 में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, इसके पश्चात भारत में क्या स्थिति है। अब हम मराठा पर जब डिस्कशन करेंगे उसके जस्ट पहले की स्थिति हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट आएंगे, अर्थात वे सम्राट जो अब मेन स्ट्रीम सम्राट नहीं रह जाएंगे, जो मुख्य रोल प्ले नहीं करेंगे अब राजनीति में भारत की, वे सम्राट जब आते हैं तो भारत का नक्शा जो है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अर्थात सेंटर पे नाम मात्र का एक शासक रहा, वो था मुगल सम्राट। अब वो फर्रुखशियार से आगे जाएगा शाह आलम तक, अकबर द्वितीय से होते हुए सभी लोग रहेंगे, दिल्ली तक सीमित रहेंगे। बहुत छोटे क्षेत्र पे जो है वो पेंशन लेते हुए शासन करेंगे। इन्हीं से स्वतंत्र हुआ सबसे धनवान जो राज्य है वह है बंगाल। बंगाल में रहेंगे नवाब, और ये नवाब जो है अपने सूबेदारों के द्वारा शासन करेंगे। इन्हीं मुगलों से स्वतंत्र होकर आएंगे निजाम, जो कि हैदराबाद में जो है शासन करेंगे। और हमेशा से स्वतंत्र रहा राजपूताना अब पुनः जो है वो मुगलों के हाथ से बाहर निकल जाएगा। वास्तविकता में राजपूताना कभी रहा ही नहीं था मुगलों के हाथ, पर फिर भी अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 1707 के बाद स्पष्ट रूप से राजपूताना अलग हो गया। हमने देखा कि भारत के जो वेस्टर्न पार्ट था, भारत का पश्चिमी क्षेत्र था, वहाँ पर कुछ समय में, अभी कुछ समय मतलब कि 1738 और 1750 के आसपास, यहाँ पर जो है लगातार आक्रमण होंगे और इन आक्रमणों के द्वारा अहमद शाह अब्दाली जो है वो भारत के वेस्टर्न पार्ट में कब्जा कर लेगा। मेजरली उसका फोकस अफगानिस्तान तरफ रहेगा। अब ये भारत के वेस्टर्न पार्ट पे जो है वो पश्चिमी सीमा प्रांत पर जो है बाहरी शासक जो है राज कर रहे हैं। दक्षिण में जो है वो निजाम है, ईस्टर्न पार्ट में बंगाल में जो है वो नवाब हैं जो अंडर में थे कभी, अभी स्वतंत्र हैं, और एक साइड जो है राजपूताना है। अब यहाँ पर देखें कि जो मराठा हैं, अब यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे हम मराठास की स्टोरी। हम मराठा को देखें, इसके पहले आप इस चीज़ को समझ लें, मन में बैठा लें कि मराठा अभी यानी कि 1707 की डेट से इंट्रोड्यूस नहीं है। मराठा बहुत पहले से हैं, पर ये बहुत पहले से उपस्थित मराठा एक समय पर औरंगजेब के द्वारा जो है बहुत इनको जो है दबा दिया गया था। इनकी शक्ति लगभग क्षीण हो चुकी थी। देखिए, ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं जो है आपको मराठा बिल्कुल स्टार्टिंग से, अर्थात शिवाजी से पढ़ाना स्टार्ट करूं, यानी कि शिवाजी के द्वारा हीरोइज्म में जो है एक साम्राज्य की स्थापना के लिए पूरा जो है ताना बाना चलना और यहाँ से मराठा का बिल्कुल ज़ीरो से ऊपर तक आना, ये जो है बता पाना संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि ये जो शिवाजी वाला टाइम है ये मिडिवल हिस्ट्री का टाइम है। अब अगर मैं उस टॉपिक को मिडिवल हिस्ट्री से लेकर यहाँ तक पहुँचता हूँ तो हम जो है 1761 की डेट, 1761 की इस डेट तक नहीं पहुँच पाएंगे एक लेक्चर में कि वो डेट क्या थी जब जो है भारत में कौन शासक नहीं बनेगा। ध्यान सुनिएगा, 1761 की इस डेट को यह निर्धारित नहीं हुआ कि भारत का शासक कौन होगा, वास्तव में ये निर्धारित होगा कि भारत का शासक कौन नहीं होगा। तो इस डेट तक जो है हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप बस समझने के लिए इतना समझ लें
आप समझ लें या अपने नॉलेज के लिए इतना जान लें कि भारत में 1707 के समय तक, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, इस समय तक मराठा एक बार अपना उत्थान लेकर पतन प्राप्त कर चुके थे। क्लियर है? अर्थात शिवाजी की मृत्यु हो चुकी थी और शिवाजी के पोते, और पोते का नाम है शाहू। याद रखिएगा, इनका नाम शाहू है, साबू नहीं है। वो चाचा चौधरी वाला साबू नहीं, ये शाहू है। क्लियर है? अब देखें, ये जो शाहू वाला समय था, शाहू का काल था, शाहू जो है वास्तव में एक मराठा लीडर बाद में बने, परंतु इनको बंदी पहले बना लिया गया था। देखें, जो मुगल सम्राट था, इसने, औरंगजेब ने, इन्होंने शिवाजी के पोते अर्थात मराठास की पावर के सेंटर को जो है वो बहुत पहले ही अपने कब्जे में कर लिया था, उनको बंदी बना लिया था और बंदी बनाकर जो है इनको अपने पास रखे हुए थे। 1707 की डेट तक शिवाजी के पोते शाहू जो है वह मुगल राजा औरंगजेब की कैद में थे। क्लियर है? अब देखें, मराठा के शाहू के साथ आगे बढ़ने और इस क्रम में अंतिम पेशवा तक हम जो है इस स्टोरी को समझेंगे। क्लियर है? लेकिन हम जो है इसे स्टार्ट करें उसके पहले मराठास के बारे में हमें जो है कुछ चीज़ें समझना आवश्यक है। कुछ चीज़ें जानना मराठास को पूरी तरीके से समझने के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, सबसे पहली चीज़, कुछ पदों के नाम हम बार बार रिपीट करेंगे। ये पदों के नाम क्या हैं, तो आप नोट करके जो है पहले हेडिंग डाल लें मराठा और उन दोनों पदों के नाम लिख लें। पहला नाम है पेशवा का और सेकंड नाम है जो वजीर का। वजीर और पेशवा डायरेक्टली आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री से। क्लियर है? भारत का जो प्रमुख है, जैसा आपको पता होगा, भारत का प्रमुख कौन है, तो भारत का प्रमुख राष्ट्रपति है। अर्थात सारी शक्ति जो है एंड ऑफ द डे किस में आकर लाए करती है, तो आकर लाए करती है राष्ट्रपति में। पर वास्तविकता में भारत में शक्ति किसके पास है? वास्तविकता में भारत की शक्ति जो है, पावर जो है, वो सेंट्रलाइज्ड हैं हमारे प्रधानमंत्री के पास। एग्जैक्ट इसी तरीके की स्थिति है यहाँ पर मुगल सम्राट की भी और मराठास में भी। मराठास में इसे कहा जाता है पेशवा और मुगल्स में इसे कहा जाता है वजीर। अर्थात वजीर और पेशवा इस काइंड ऑफ प्रधानमंत्री ऑफ मुगल्स एंड मराठास। क्लियर है? अब देखिए, मुगल और मराठा में इन दोनों पदों में जो भी व्यक्ति आसीन होते हैं, जो भी व्यक्ति बैठते हैं, वही आगे सत्ता चलाते हैं। वास्तविक शक्ति उन्हीं के पास होती है। क्लियर है? सेकंड चीज़ समझ लें, यहीं आपके नोट्स में जो है साइड हेडिंग डाल लें दो प्रकार के टैक्स के बारे में। अब ये जो टैक्स हैं, ये वास्तव में आपको जो है मिडेवल हिस्ट्री में पढ़ना चाहिए, पर चूंकि इनका आगे अभी हम बात बहुत अधिक करने वाले हैं, इसलिए इन दोनों टैक्सेस की डेफिनेशन आप लिख लें, समझने के लिए लिख लें, सांकेतिक तौर पर लिख लें। ये जो डेफिनेशन है, फर्स्ट वन है चौथ और सेकंड वन है सरदेशमुखी। तो एक सामान्य लहजे में मैं अगर जो है लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ इसे, तो चौथ का मतलब होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब होता है किसी भी स्थान पर मराठा लूटपाट नहीं करेंगे, बदले में वो चौथ ले लेंगे। अर्थात अगर मराठा जो शक्ति है वह अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके, हमला करके, इसे छापा मारना कहते हैं, छापा मार के जो है उनका मार्केट लूट लेती थी। अगर वह मार्केट या वहाँ का शासक यह चाहता है कि मराठा शक्ति जो है उसके क्षेत्र पर आकर जो है हमला करके मार्केट ना लूटे या लूटपाट ना करे, तो इसके लिए आवश्यक होगा उसके लिए कि वह चौथ दिया करे। अर्थात मराठा जिस भी क्षेत्र में रहा करते थे या जिस भी क्षेत्र पर मराठा का कब्जा हुआ करता था, उस क्षेत्र के आसपास के इलाकों में मराठा जो है छापा मार के या छोटे छोटे ग्रुप्स में हमला करके जो है मार्केट लूट लिया करते थे। और इस लूटपाट के कारण वहाँ के जो सम्राट थे, वहाँ का जो भी लोकल लीडर रहा होगा उसको जो है वो काफ़ी नुकसान होता था। इससे बचने के लिए जो है वे मराठास को चौथ दिया करते थे। और ये चौथ क्या होती थी? ये चौथ होती थी उनकी इनकम का, उनके राजस्व का 25% डायरेक्ट ले लिया करते थे। कौन? मराठा। और अगर ये चौथ नहीं दिया जाता तो ये जो मराठा जो है वो उस मार्केट में या उस राजा पर आक्रमण करेंगे, उनके रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा लेकर चले जाएंगे।
इससे अच्छा है कि डायरेक्ट मराठास को जो है वो चौंथ दी जाए, फिरौती की तरह एक रकम दी जाए, जिससे जो है आगे आक्रमण ना हो। देखिए ये साउंड भले ही जो है थोड़ा लूटपाट जैसा करता हो, परंतु आप इसे समझें कि जो मराठास थे उन्होंने चौंथ जो है वो औरंगजेब से तक वसूल ली थी। एक समय पर औरंगजेब को तक जो है मराठास को चौंथ देनी पड़ी थी। शिवाजी के समय ये चौंथ जो है लगभग भारत के मुगल साम्राज्य के कई हिस्सों से जो है वसूली जाती थी। तो फर्स्ट वन चौंथ, जो कि एक उनकी इनकम का 25% होता था। ये इसलिए लिया जाता था ताकि मराठा जो है उनके क्षेत्र पर लूटपाट ना करें। पहला है चौंथ। सेकंड जो टैक्स है वो है सरदेशमुखी, और चौंथ में लिख लीजिएगा 25% होती है। सेकंड जो है वो है सरदेशमुखी, ये भी टैक्स का नाम है, और बोथ जो है वो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में जो है सेम टर्म चलेगी, इनमें जो है ट्रांसलेशन नहीं होगा। जो सरदेशमुखी होती है ये वास्तव में जहाँ मराठा रहते हैं, अर्थात जिस लैंड एरिया पर रूल करता है मराठा सरदार, उस क्षेत्र से जो टैक्स लिया जाता है वह टैक्स कहलाता है सरदेशमुखी। और ये काफ़ी जो है कम होता है। आप अगर हिस्ट्री को देखें, भारत के इतिहास में जो टैक्सेशन रहा है उसमें वन ऑफ द सॉफ्ट जो है टैक्स गिना जाता है सरदेशमुखी को। बहुत हार्ड टैक्स नहीं होता था। रेवेन्यू का 1/10 जो है वो लिया जाता था सरदेशमुखी के रूप में, वो भी कहाँ पर, जहाँ मराठा सरदार जो है लीड कर रहा हो, उस क्षेत्र पर रूल कर रहा हो। तो जहाँ मराठा रूल करेगा वहाँ से लेगा सरदेशमुखी, और जहाँ आसपास के क्षेत्र में लूट करेगा तो लूट ना करने के बदले लेगा चौंथ। ये क्लियर हुआ। तो सरदेशमुखी और चौंथ, पेशवा और वजीर, ये दोनों चीज़ें, चारों चीज़ें आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मराठा के बारे में कि मराठा वास्तव में जो 1707 को कैद हैं वहाँ से 1761 के समय तक कैसे पहुँचेंगे। देखिए जो मराठा थे ये वास्तव में, तो आपको पता ही होगा, इस क्षेत्र के निवासी जो मराठी भाषा बोला करते हैं उनको जो है वो मोटा मोटा तौर पर मराठा बोला जाता है, मेल्स को मराठा बोला जाता है। अब ये जो मराठा थे ये शुरुआत मतलब कि बाबर के समय से ही सारे जो मराठा हैं पूरे दक्षिण भारत में सैनिक के रूप में जाने जाते थे। अर्थात मराठा पहले से एक योद्धा के रूप में दक्षिण भारत में सैनिक के रूप में विद्यमान थे। मराठा ऐसा नहीं था कि शिवाजी एक दिन जो है उनका अवतरण हुआ और शिवाजी ने जो है मराठास को योद्धा बना दिया, ऐसा नहीं था। शिवाजी ने मराठा शक्ति को एकीकृत करा था, परंतु मराठा शक्ति पहले से विद्यमान थी, क्योंकि दक्षिण भारत में लगातार कई वर्षों तक जो सेनाएं बनी उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट थे, मेन कंटेंट था सेना का, वो मराठा ही थे। तो मराठा पहले से उपस्थित थे, परंतु शिवाजी ने उनको एक सैन्य शक्ति से संगठित किया और उसके बाद जो है उन्होंने लीड करा। तो हम शिवाजी वाले पोर्शन में नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि औरंगजेब ने जो है शिवाजी के पोते को बंदी बना लिया है। उनके पोते का नाम है शाहू। डेट है 1707 की। औरंगजेब की जो है 1707 को मृत्यु होती है, और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो शाहू है उसे जो है वो छोड़ दिया जाता है, ससम्मान आज़ाद कर दिया जाता है। अब ये जो शाहू था ऐसा नहीं था कि इनको जो है वो औरंगजेब ने बंदी बनाकर कारागार में रखा हो। वास्तव में औरंगजेब को एक महल में ही रखा गया, उनके जो पोते थे शाहू, उनको एक महल में ही रखा गया था, और ये जो है पूरे राजसी ठाट बाट के साथ इनका पालन पोषण किया गया था। कोई अत्याचार वाली ऐसी स्थिति जो है निर्मित नहीं हुई थी। इवन कहा जाता है कि औरंगजेब की जो पुत्री थी उन्होंने ही जो है वो शाहू का पालन पोषण करा था। अब ये जो है शाहू को आज़ाद कर दिया जाता है मुग़ल सम्राट द्वारा, और ये आज़ाद होने के पश्चात 1707 को आते हैं अपने क्षेत्र में वापस। और जब ये वापस आते हैं तो ये पाते हैं कि इनका जो क्षेत्र था जिसका ये लीडर अब होने का दावा करेंगे, उस क्षेत्र में जो है लीडरशिप के लिए पहले से एक व्यक्ति ने, एक लेडी ने जो है दावा प्रस्तुत कर रखा है, और उनका नाम है ताराबाई। नाम नोट करिएगा इनका जो ताराबाई हैं, इनकी जो वो ताई कहलाती हैं, चाची कहलाती हैं रिश्ते में, उन्होंने जो है वह पहले ही इसके लिए दावा प्रस्तुत कर दिया था उत्तराधिकार के लिए। तो उत्तराधिकार की लड़ाई शाहू और उनकी ताई ताराबाई के बीच में चलती है, और ये लड़ाई जो है करीब 5-7 वर्ष चलती है, और इस लड़ाई में अल्टीमेटली जीत होती है शाहू की। किसकी जीत होती है? शाहू की। लेकिन याद रखिए ऐसा नहीं था कि शाहू जो है एक दिन बाहर आए महल से
अचानक वो एनलाइटेड हुए और उन्होंने जो है वो ताराबाई को हरा दिया। वास्तविकता में ताराबाई को उत्तराधिकार की रेस से बाहर करने में एक मंत्री और वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में तो और मॉडर्न हिस्ट्री में तो ये जो है टॉप 5-6 पर्सन्स में से एक हैं। नाम है इनका क्या? बालाजी विश्वनाथ। जो ये बालाजी विश्वनाथ हैं ये ताराबाई के मंत्री थे, पर इन्होंने जो है वह साथ दिया किसका? साहू का। और साहू को जो है उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी कराने में इनका सबसे बड़ा रोल रहता है। अब विजयी हो जाते हैं साहू, ताराबाई जो है वो रेस से बाहर, मेजरली रेस से बाहर हो जाती हैं और मेन लीड करते हैं साहू। और ये साहू के पीछे बैक हैंड में इनके जो पेशवा होते हैं, पेशवा अर्थात इनके प्रधानमंत्री होते हैं, वो होते हैं बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ जो है वो काफ़ी होशियार, बहुत स्मार्ट, बहुत स्किल्ड पर्सन है। अब देखें क्या होता है आगे। जो बालाजी विश्वनाथ हैं ये तय करते हैं कि साहू को जो है वो आगे मुगल साम्राज्य के अधीन एक राज्य के रूप में नहीं, अपितु मराठा को एक सेपरेट लीडरशिप लाने, सेपरेट राज्य दिलाने और वैधानिक राजा की तरह, वैधानिक सम्राट की तरह स्थिति निर्मित करने के लिए इनका आवश्यक है कि शाहू को एक सम्राट के रूप में मुगल जो है वो अटेस्ट करें। इसके लिए सबसे पहले ये बालाजी विश्वनाथ ने मीटिंग करी सैयद बंधुओं के साथ। अब आप जो समझेंगे ये नई टर्म आ गई सैयद बंधु, तो आप समझें 1707 को औरंगजेब समाप्त होने के बाद जो आगे दिल्ली में मुगल सम्राट बनेंगे वो बहुत लंबे समय तक ये सैयद बंधु ही निर्धारित करते हैं। अर्थात सैयद बंधु जिस भी व्यक्ति को दरबार के ये कह दें कि यह राजा बनेगा, ये सम्राट बनेगा, वह जो है वो बन जाता था। तो ये जो बालाजी विश्वनाथ थे इन्होंने एक वैधानिक राजा की तरह साहू को अटेस्ट कराने के लिए, उनको लीडर प्रूफ करने के लिए सैयद बंधुओं से कांटेक्ट करा और सैयद बंधुओं के द्वारा मुगल सम्राट फर्रुखशियार को मत में लेते हुए एक संधि करी गई। अब ये संधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट संधि है और इस संधि को जो है कहा जाता है कि यह मराठास के लिए मैग्ना कार्टा सिद्ध हुई। अर्थात मराठा शक्ति को एक सशक्त शक्ति बनाने के लिए यह संधि जो है सबसे इम्पोर्टेंट थी। संधि का नाम था, संधि जो थी वो मैग्ना कार्टा के नाम से जानी जाती थी। और यह संधि किसके बीच में हुई थी? तो मुगल सम्राट, इन ब्रैकेट आप लिखेंगे फर्रुखशियार, इन ब्रैकेट आप लिखेंगे सैयद बंधुओं के नेतृत्व में, मुगल सम्राट और साहू के बीच में। और साहू की तरफ से जो है वो दिमाग किसका था? बालाजी विश्वनाथ का। और मुगलों की तरफ से दिमाग किसका था? तो वो दिमाग था सैयद बंधुओं का। इन्होंने म्यूचुअली ये डिसाइड करा कि जो मुगल हैं यह मानेंगे कि मराठा एक स्वतंत्र राज्य है, एक स्वतंत्र साम्राज्य है और उसका एक लीडर है, और वह लीडर कौन है? साहू। तथा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शर्त कि मराठास को लीगली अटेस्ट करा जाएगा, लीगली इन्हें के पावर दी जाएगी कि कई दक्षिण भारतीय क्षेत्रों से यह चौथ तथा सरदेशमुखी वसूल कर सकते हैं। और ये क्षेत्र कौन कौन से थे? तो नाम रिमाइंड करें तो गोलकुंडा, बीजापुर, बदर, बरार, खानदेश, औरंगाबाद, ये 7 क्षेत्र थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गोलकुंडा, बीजापुर, बिदर, बरार, औरंगाबाद और खानदेश, इन सारे क्षेत्रों से जो है मराठा सरदेशमुखी तथा चौथ दोनों वसूल करा करेंगे। अब जहाँ इस चीज़ को ध्यान से देखें तो एक इतना बड़ा क्षेत्र, ये जो है थोड़ा ऊपर आ गया, एक इतना बड़ा क्षेत्र से जो है मराठा अब चौथ भी लेंगे और सरदेशमुखी भी लेंगे। भले ही मराठास की शक्ति आज की डेट में अर्थात 1714 के बाद से भले ही वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, साम्राज्य केवल आज के समय में महाराष्ट्र तक सीमित है, लेकिन चौथ और सरदेशमुखी लेने के इस फरमान या इस संधि के कारण मराठा जो है अब काफ़ी शक्तिशाली महसूस हो रहे हैं। यहाँ पर ये चौथ भी लेंगे और सरदेशमुखी भी लेंगे, अर्थात लूटेंगे भी नहीं और उस क्षेत्र से रेगुलर रेवेन्यू भी लेंगे। और ये सिद्ध करता है कि इस क्षेत्र पर अब डायरेक्ट रूल जो है वो मराठास का है।
संधि की दो शर्तों से तो जो है लाभ हो रहा है मराठा को, तो इससे मुगल दरबार को क्या फ़ायदा हो रहा है? तो इससे मुगल दरबार ने इसके बदले मांगा क्या? मांगा मराठा से सैन्य शक्ति, क्योंकि हमेशा से जो है वो दक्षिण भारत मुगलों से बाहर निकलता रहा है, हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से। तो मुगलों ने या कहीं सैयद बंधुओं ने दक्षिण भारत को सिक्योर करने के लिए वहाँ उत्पात मचाने वाले मराठा से ही संधि कर ली। और संधि में क्या रखा कि जो दक्खानी राजनीति है, अब ये दक्खानी राजनीति क्या होती है? तो ये जो है वर्ड यूज़ करा जाता है दक्षिण भारत की राजनीति के लिए। दक्कन का पठार है ये पूरा दक्षिण भारत, तो इसे दक्षिण का पठार बोलते हैं और इसे ही दक्खानी राजनीति बोलते हैं। तो इन्होंने निर्धारित करा कि जो दक्कन का पठार है इसमें पूरे क्षेत्र पर कभी भी अगर विद्रोह होता है तो मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए मराठा उनको सेना देंगे, और वो सेना की संख्या होगी 15,000 अश्ववाही सेना। अश्ववाही सेना यानी कि मराठा सैनिक, साथ में उनका घोड़ा और उनके हथियार के साथ 15,000 लोग तैयार सेना देंगे। कौन? मराठा। किसको? मुगल सम्राट को। सेकंड चीज, सालाना जो है मराठा 10 लाख रुपए जो है वो मुगल सम्राट को देंगे। तो दो शर्तें पॉजिटिवली थी किसके लिए? मराठास के लिए। दो शर्तें अच्छी थी मुगलों के लिए। मुगलों को सेना और पैसा मिल रहा था और मराठास को मिल रही थी सरदेशमुखी चौथ प्लस एक शासक के रूप में अटेस्टेशन। क्लियर है? अब देखें, अब यहाँ बालाजी विश्वनाथ ने एक साम्राज्य की तरह स्थापित करना स्टार्ट कर दिया है। किसको? मराठा को। मराठा अब महाराष्ट्र में पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड हैं, साथ में जो है आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र से चौथ और सरदेशमुखी वसूल कर रहे हैं। एक साम्राज्य की तरह डील हो रहा है। इसके पश्चात पश्चात जो है बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है, और बालाजी विश्वनाथ के बाद एक उनके पुत्र बाजीराव प्रथम जो है वो पेशवा की गद्दी पर बैठते हैं। यहाँ ध्यान दें, साहू जो है वो जीवित ही हैं और साहू कोई इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले नहीं कर रहे हैं, सारा काम जो है वो पेशवा ही कर रहा है। साहू जो है वो शांतिपूर्वक अपने महल में है, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण था साहू जो है वो उतने स्किल्ड या उतने डायनामिक पर्सनैलिटी के पर्सन नहीं है। बहुत समय तक जो है उनका शिक्षण नहीं कराया गया था, बहुत समय बाद जो है उनका शिक्षण स्टार्ट हुआ था। बहुत ग्रूमिंग पर्सनैलिटी नहीं थे, लीड नहीं कर रहे थे, लीड उनकी तरफ से जो है उनके लोग कर रहे थे, प्रत्यक्ष लीडिंग साहू नहीं कर रहे थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है, और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र और उनसे भी अधिक डायनामिक पर्सनैलिटी, उनसे भी अधिक शार्प माइंडेड, सैन्य कौशल हो चाहे कूटनीति हो उसमें निपुण व्यक्ति बाजीराव प्रथम जो है वह गद्दी पर बैठते हैं पेशवा की। डेट होती है 1720 की, और इस डेट के पश्चात जो मराठा हैं अब वो एक सबसे बड़े विस्तारवादी साम्राज्य की स्थापना करेंगे। इस टर्म को इन्वर्टेड कॉमा में नोट करिए कि 1720 की डेट के पश्चात बाजीराव प्रथम गद्दी पर बैठते हैं और मराठास को एक विस्तारवादी साम्राज्य के रूप में स्थापित कर देते हैं। ये 1740 में इनका देहांत होगा, लेकिन इस देहांत की डेट तक जो है बाजीराव प्रथम बहुत बड़ा खेल खेल चुके होंगे, जिसमें जो है मराठास केवल और केवल किंग मेकर नहीं, किंग ही बन के उभरेंगे। मराठा मुगलों को हराएंगे भी, मराठा दिल्ली की राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भी करेंगे। कैसे? तो देखें, बाजीराव प्रथम जो है 1720 को पेशवा की गद्दी पर बैठते हैं, और जब ये पेशवा की गद्दी पर बैठते हैं तब इनकी उम्र, इनकी एज जो है वो मात्र 20 वर्ष होती है। इस 20 वर्ष की छोटी आयु में भी जो है ये अच्छी तरीके से लीड करते हैं, और अच्छी तरीके से लीड करते हुए ये जो है 1728 को पूरा मालवा क्षेत्र जीतते हैं। आप जो है 4-5 क्षेत्रों को जो है नोट कर लीजिए, मैं डेट के साथ क्षेत्र बोल रहा हूँ, आगे इनके बारे में और चर्चा करेंगे। 1720 को जो है ये पेशवा गद्दी पर बैठने के पश्चात 1728 को ये मालवा का क्षेत्र जीतते हैं, 1731 को गुजरात को जीत लेते हैं, और 1733 को निजाम अर्थात मुगलों के दक्षिण में जो सबसे अमीर राज्य था, जिसके पास अपार धन संपदा बहुत समय से बनी हुई थी, और अगर आप माने डाटा बहुत ऑथेंटिक है, ये
है या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था तो निज़ाम जो है, जो हैदराबाद का निज़ाम था, वो विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था और निज़ाम को ही मिलाना चाहता था पाकिस्तान, ताकि रेवेन्यू अर्थात पैसा आ सके। तो निज़ाम का जो पोस्ट है और ये जो हैदराबाद है पहले से ही काफ़ी रिच क्षेत्र रहा है। तो मराठाओं ने 1728 में मालवा, 31 में गुजरात तथा 1733 में इस निज़ाम को भी जो है युद्ध में हरा दिया था। परंतु ये वो मालवा और गुजरात का क्षेत्र था, यहाँ से तो इनके संबंध अच्छे थे, निज़ाम से इनके संबंध जो है बहुत अच्छे स्थापित नहीं हुए थे। क्लियर। अब निज़ाम को हराने के पश्चात 33 में इन्होंने कूच करी, इन्होंने आक्रमण तो नहीं कहेंगे परंतु अपना ध्यान केंद्रित करा सेंटर पे अर्थात दिल्ली पर, और इन्होंने 1737 में 1737 ये वो डेट थी जब इन्होंने जो है दिल्ली पर छापा मारा, और दिल्ली पर छापा मारने के पश्चात मुग़ल सम्राट को भी जो है वो नीचे बैठा दिया, अर्थात इन्हें भी हरा दिया, इनका भी जो है वो पत्ता इन्होंने साफ कर दिया। 1737 को किंग जो है किंग मेकर से किंग की ओर बढ़ने लगा। अब यहाँ की स्थिति को देखें, 1737 में जब मुग़ल सम्राट हार रहा था युद्ध में, तो इसने जो है जाते जाते बचाव के लिए, अपने बैकअप के लिए जो है निज़ाम को आवाज़ लगाई थी, अर्थात मराठा से निपटने के लिए जो मुग़ल सम्राट थे उन्होंने निज़ाम से मदद मांगी, और निज़ाम ने जो है एक बहुत बड़ी भूल करी, वो जो है वो मदद के लिए तैयार भी हो गए। एक बार युद्ध में हार चुके थे, फिर से जो है इन्होंने मराठास के विरुद्ध युद्ध में मुग़ल सम्राट का साथ देने का जो है निर्णय करा और अपनी सेना लेके बढ़ रहे थे। इनको जो है बीच में मराठास ने बैठा दिया। भोपाल में जो है, भोपाल के समीप मराठास और निज़ाम के बीच में जो है संधि हुई, और मेजरली जो है निज़ाम हार चुके थे, और निज़ाम ने जो है स्वीकार करा कि अब मराठास जो है वो हैदराबाद में भी चौथ और सरदेशमुखी वसूला करेंगे। पहले से ही वो जो है गोलकुंडा बीजापुर में वसूल रहे थे, अब जो है चौथ और सरदेशमुखी कहाँ से भी वसूलेंगे, अब वो वसूलेंगे हैदराबाद से भी। अब यहाँ से देखें तो मुग़लों को मराठास को बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में कहाँ कहाँ की सत्ता प्राप्त हो गई। दिल्ली में कहाँ है मराठा, दिल्ली में कौन है मराठा। दक्षिण में जो है हैदराबाद, कौन है मराठा। इस क्षेत्र में राजपूताना से कभी भी मराठास का बहुत भयानक युद्ध नहीं रहा। वो क्षेत्र जो है ऐसे भी स्वतंत्र था और अभी भी स्वतंत्र है लगभग। गुजरात में कौन है मराठा, और मालवा अर्थात एमपी के क्षेत्र में कौन है मराठा है। अर्थात अब एक बड़ा विस्तारवादी साम्राज्य इन्होंने स्थापित कर लिया है। अब देखें हम थोड़ी बात और करें, ये तो चर्चा हो गई एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जो कि अभी बढ़ ही रहा था। किसने करी, बाजीराव प्रथम ने। आपने जो है इनकी मूवी भी देखी होगी, वो मस्तानी, वो जो है वो मस्तानी बाई, वो इन्हीं से रिलेटेड है, बाजीराव प्रथम से ही जो है वो रिलेटेड थी। ये जो बाजीराव प्रथम थे, इन्होंने ही कथन दिया था, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, कई बार पूछा गया है, और मेंस में जब कभी बाजीराव प्रथम के बारे में आता है तो सबसे पहले 2 स्टेटमेंट मेंस की कॉपी चेक करने वाला आपके आंसर पे देखेगा। इन 2 स्टेटमेंट्स की अनुपस्थिति में यह मानेगा कि ये उत्तर अधूरा है। बाजीराव प्रथम का स्टेटमेंट था सबसे इम्पोर्टेंट, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, कि अब समय आ चुका है कि इस वृद्ध वृक्ष, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, मुग़ल सम्राट को काटकर अलग कर दिया जाए तथा हिंदू राष्ट्र को अटक से कटक तक जो है स्थापित करा जाए। अब यहाँ हिंदू राष्ट्र के साथ साथ स्लैश लगाकर आप जो है मराठा भी लिख सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट्स था, कुछ बुक में हिंदू दिखता है, कुछ बुक में मराठा दिखता है। तो स्टेटमेंट मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप इसे जो है नोट कर लें। इसका सेंस ये था कि जो पेशवा थे बाजीराव, वो ये चाहते थे कि अब जो है वो मुग़ल सम्राट का जो मुखौटा लगा हुआ है भारत में, इसे हटा दिया जाए, और स्पष्ट रूप से अटक जो है गुजरात के समीप के स्थान है, से कटक जो उड़ीसा के समीप के स्थान है, अर्थात पूरे भारत में एक सत्ता हो, और वह सत्ता कौन सी हो, वो मराठा हो। और मराठास के पीछे इनकी क्षेत्रीय भावना नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर की भावना थी, एक हिंदू राजा बने, क्योंकि भारत जो है एक बहुत लंबे समय से इस्लामिक जो है वो शासन में रहा। वैसे ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है, दिल्ली डायनेस्टी के समय आप कह सकते हैं कि भारत एक इस्लामिक स्टेट था,
हम कह सकते हैं कि भारत एक इस्लामिक राज्य था, परंतु मुग़लों के समय जो है यह कथन बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सुल्तान या इस टाइप की पदवियाँ नहीं होती थी, बहुत अलग तरीके से चलता था। पर फिर भी एक लीडर के तौर पर देखा जाए तो बाजीराव प्रथम का स्टेटमेंट था कि भारत में एक सत्ता हो, वो मराठा हो या एक हिंदू हो। सेकंड चीज़ जो क्वेश्चन आंसर चेक करने वाला व्यक्ति आपके आंसर में एसेंशियल रूप से चाहेगा, वह यह है कि इन्होंने फिर से भारत में हिंदू पद पादशाही, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा, बादशाही नहीं कह रहा हूँ मैं, रिपीट कर रहा हूँ, हिंदू पद पादशाही को स्थापित करा था। अब ये हिंदू पद पादशाही का अर्थ क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में समझें तो इन्होंने जो है वापस कंसेप्ट लाया एंशिएंट समय का, और क्या कहा कि भारत में जितने भी हिंदू राजा हैं उन सभी को संप्रभु बने रहने दे अपने क्षेत्र में। कोई एक हिंदू राजा हो जरूरी नहीं है, लेकिन सभी राजा एक साथ हों और उन सभी राजाओं की तरफ से सर्वसम्मति से एक लीडर चुन लिया जाए। वह लीडर किसी एक जगह का राजा नहीं होगा, सब जगह का राजा होगा, लेकिन हर जगह के जो क्षेत्रीय राजा हैं उनको फुल मान्यता दी जाएगी। अर्थात हिंदू पद पादशाही को पुनः स्थापित करने के लिए जो है बाजीराव प्रथम ने जो है प्रयास करे। समटाइम से पूछा जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा व्यक्ति है जिसने हिंदू पद पादशाही को स्थापित करा, तो वो बाजीराव प्रथम है। अगर पूरी हिस्ट्री में पूछा जाता है तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिंदू पद पादशाही ये जो कॉन्सेप्ट है ये एंशिएंट समय से चला आ रहा है, बहुत समय से चला आ रहा है। और आप सभी ने एक सुना हुआ कथन कि मेडिवल हिस्ट्री में जब कासिम, गौरी, गजनी ये आक्रमण करते हैं तो हिंदू पद पादशाही के जो राजा हैं, वो चौहान हो चाहे कोई और हो, वो सभी जो है आगे उनसे लड़ने का, उनको डिफेंड करने का प्रयास करते हैं। तो वास्तविकता में पुनः स्थापित किसने करा था, बाजीराव प्रथम ने। तो ये बाजीराव प्रथम ने अब इस स्थिति को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, लाकर खड़ा कर दिया है कि मुग़ल जो है वो एक क्षेत्र तक सीमित हैं, बहुत छोटा क्षेत्र है, इवन हार चुके हैं। और जो मराठास हैं वो पूरे उत्तर भारत में, दिल्ली हो चाहे उसके आसपास का क्षेत्र हो, और नीचे दक्षिण भारत में निजाम को भी हरा कर जो है इन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया है। अब जो है 1740 को बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है, और बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात एक वैक्यूम क्रिएट होता है। किस पद पर क्रिएट होता है, पेशवा के पद पर। परंतु पेशवा के पद पर अब फिर से स्थापित हो जाते हैं एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, डायनेमिक पर्सनैलिटी, जैसे कि बाजीराव प्रथम थे। अर्थात उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए उनका जो सक्सेसर आया है वह भी उन्हीं की तरह जो है वो बुद्धिमान, चालाक, सैन्य रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति था। नाम था उनका बालाजी बाजीराव। और ये जो है बालाजी बाजीराव पुनः जो कार्य दोनों ऊपर पेशवा करके गए थे उसको रिपीट करते हैं और अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इसी बढ़ाने के प्रयास के कारण ही अंततः मराठास का पतन हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। 1740 की डेट आती है, ये जो है बालाजी विश्वनाथ बनते हैं, बालाजी बाजीराव जो है वो बनते हैं पेशवा, और ये लगातार जो है वो काम करते हैं सीमा को बढ़ाने का। अब देखें सीमा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, नीचे भी जो क्षेत्र स्वतंत्र हो रहे हैं उन पे जो है मराठा विजय प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ नोट कर लीजिए, कहीं भी मराठा बहुत अधिक हस्तक्षेप बंगाल में अभी नहीं करा है, और करा भी है तो उसमें मराठा से कोई नोटिसेबल विजय प्राप्त नहीं हुई है, कोई बहुत बड़ी, कोई बहुत शानदार विजय प्राप्त नहीं हुई। इस क्षेत्र में अपने आप को कंपनी मजबूत कर रही है, और कंपनी अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल तरफ ब्रिटिश कंपनी अपने आप को जो है मजबूत कर रही है, और इस तरफ जो है मराठा बहुत तेज़ी से अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में आते हैं बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव लगातार अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए इनकी सीमाएं जो है वो उत्तर पश्चिम में टकराने लगती हैं पंजाब से, और पंजाब के क्षेत्र को लेकर इनका विवाद होता है अहमद शाह अब्दाली के साथ। नाम आपने सुना होगा अहमद शाह अब्दाली का, प्रीवियस वीडियो हमने इनके बारे में बहुत चर्चा करी थी। तो जो अहमद शाह अब्दाली है ये दुर्रानी शासक है, अफ़गानी शासक है, और ये वेस्टर्न कंट्रीज से प्रशिक्षित सैनिकों को लिए हुए है। अब भारत में जो है ये मराठा हैं, और मराठा की सीमा जैसे पंजाब से टकरा रही है। इस समय पंजाब, अभी मैं जो पंजाब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसका मतलब है भारत के पंजाब से भी थोड़ा आगे पाकिस्तान में भी पंजाब है, तो पाकिस्तान वाला पंजाब अपना पंजाब भी इंक्लूड होता है उसमें। तो इस क्षेत्र से उनकी सीमाएं टकराने लगी,
और जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा पंजाब पर अधिकार के कारण जो है इनके बीच युद्ध होता है। और ये वो काला दिवस था, डेट थी 14 जनवरी 1761। ये वो काला दिन था जिस दिन जो है पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और ये पानीपत का तृतीय युद्ध आगे मराठास की स्थिति को पूरी तरह से क्लियर कर देता है। मराठास एक ही बार में जो किंग और किंग मेकर थे वे जो है सीधे फर्श पर आ जाते हैं, इनकी पूरी शक्ति समाप्त हो जाती है इस पानीपत के तृतीय युद्ध में। होता क्या है यहाँ, तो देखें, जब साम्राज्य बढ़ाते हुए बालाजी बाजीराव आगे बढ़ते हैं और अहमद शाह अब्दाली के साथ जब युद्ध की स्थिति आती है, डेट होती है 14 जनवरी 61 की। इस समय होता यह है कि जो मराठा थे, दो प्रमुख सरदार मराठाओं के, पहले था बाजीराव के पुत्र स्वयं प्लस बाजीराव के भाई माधवराव, ये दोनों ही इस युद्ध में जाते हैं डायरेक्ट लड़ने के लिए। और इस युद्ध में मराठा अपनी पूरी शक्ति के साथ उतरते हैं। कुल 28,000 सैनिक प्लस इनके जो करीबी 2 योद्धा भी जो है युद्ध में आते हैं। लेकिन 1761 के इस युद्ध में मराठास की बहुत गलत तरीके से, बहुत ही खराब तरीके से हार होती है। और मराठा इसमें हारता केवल नहीं है, मराठा शक्ति ही समाप्त हो जाती है। मेन जितने भी इनके पास लीडर्स थे सभी उस युद्ध में पार्टिसिपेट करने गए थे, सभी उस युद्ध में जो है उसको लीड करने गए थे। और एंड ऑफ द डे उस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जो है बुरी तरीके से मराठा को हरा देता है। और इनकी हार के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था ट्रेनिंग, अर्थात मराठास के शक्ति जो है वो अहमद शाह अब्दाली जो उस समय दुर्रानी शासक था, अफगानी शासक था, उसके समक्ष तुलनीय नहीं थी। आप तुलना नहीं कर सकते कि मराठा कितने छोटे हैं, मराठा की शक्ति बहुत अधिक नहीं थी एज़ कम्पेयर टू अफगानी शासक। और जो अहमद शाह अब्दाली था इसका डायरेक्ट रिलेशन चलते थे, ट्रेनिंग चलती थी इनकी सैनिकों की वेस्टर्न में। तो हमारे जो सैनिक थे वो दूसरे तरीके से युद्ध लड़ते थे और उनके सैनिक जो है वो आधुनिक तरीके से युद्ध लड़ते थे। और इस स्ट्रेटजी के अंतर के कारण जो मराठास हैं वो अफगान शासक से हार जाते हैं। और इस हार ने ना केवल इनके साम्राज्य को जो है वो ध्वस्त कर दिया, अपितु इस हार के कारण मराठा शक्ति ही भारत से समाप्त हो गई, चाहे वो सैन्य हो चाहे जो है वो पर्सन के स्तर पे हो। काफ़ी अपूर्णीय क्षति हुई इस युद्ध से। अब इस युद्ध के पश्चात जो है बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहाँ से ये चौथ और सरदेशमुखी लिया करते थे। अब इस चीज़ को समझें कि चौथ और सरदेशमुखी, एक चौथ तो डायरेक्ट लूट है और सरदेशमुखी टैक्स है। अब जब सैनिक की या राजा की बहुत बड़ी हार हो जाती है तो उसके पश्चात जो है एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि अब कोई व्यक्ति आपसे डर के आपको चौथ दे दे। तो मराठास को बहुत बड़े क्षेत्र जहाँ से चौथ लिया करते थे, चाहे वो निजाम वाला क्षेत्र हो चाहे वो कोई और क्षेत्र हो, वहाँ से चौथ मिलना जो है वो बंद हो गई और सरदेशमुखी की मात्रा भी जो है लगातार कम होने लगी। तो इससे मराठा की स्थिति अब पूरी तरह से खराब हो जाती है। और इस खराब स्थिति को सुधारने के लिए आगे माधवराव जो है बनते हैं पेशवा 1761 को। याद रखिए, बालाजी बाजीराव पानीपत के द्वितीय युद्ध में नहीं हारे, मृत्यु हुई थी उनकी। बालाजी बाजीराव युद्ध में नहीं गए थे, वे अपने जो है वो निवास पर ही थे, परंतु युद्ध में पराजय की खबर के कारण जो है सदमे में या कहें खराब स्वास्थ्य के कारण इनकी 61 में ही कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई थी। ये उस सदमे को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया और इनकी मृत्यु हो गई। 1761 का ये जो युद्ध है, इस युद्ध के बारे में एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा करके लिख लीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध ने भले ही यह निर्धारित ना करा हो कि भारत का सम्राट कौन होगा, परंतु उसने यह निर्धारित कर दिया कि भारत का सम्राट कौन नहीं होगा, सत्ता किसके पास नहीं होगी। क्लियर है? अब ये सत्ता किसके पास नहीं होगी तो ये तय था कि मराठास के पास नहीं होगी। इस चीज़ को और देखें कि पानीपत का तृतीय युद्ध भले ही अहमद शाह अब्दाली ने जीत लिया है, लेकिन भारत का साम्राज्य उसे प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? भैया जी ने जीत तो लिया पूरा युद्ध, लेकिन जब बात आई आगे बढ़ने की तो वहाँ आगे बढ़ने से इनके सैनिकों ने मना कर दिया। और मना क्यों कर दिया, इसका सबसे बड़ा कारण था पैसा।
जो अहमद शाह अब्दाली की बहुत समय से जो है अपने सैनिकों के लिए और वो सभी लोग जो टैक्स जो युद्ध के लिए सैनिक लाया करते थे, पेमेंट नहीं हुई थी। और इसी कश्मकश की स्थिति में जो है वो धीरे धीरे अहमद शाह अब्दाली जो है वो निर्धारित नहीं कर पाए कि आगे क्या करना है क्या करना। अंततः स्थिति इनके हाथ से निकल गई और सेना जो है वो पीछे हट के चली गई। अर्थात 61 की इस वॉर के समय दोनों ही जो पक्ष थे उनको नुकसान ही हुआ था और भारत को तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ। नो डाउट अगर मराठास इस वॉर में हिस्सा ना लेते, मराठास अहमद शाह अब्दाली से जो है युद्ध न लड़ते, तो भारत में सत्ता और भारत का आधुनिक इतिहास वो काफ़ी अलग होता। अंग्रेज़ों के समक्ष एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में मराठा उपस्थित रहते। मराठास का एक तरीके से पतन जो है इनकी एक बहुत बड़ी गलती के कारण हुआ। इस युद्ध ने निर्धारित कर दिया कि भारत का शासक कौन नहीं है। अब नहीं है दो ऑप्शंस में से, एक है और एक जो है फर्स्ट वन अंग्रेज, सेकंड वन मराठा, और इनमें से निर्धारित हो चुका है कि अब कौन नहीं है, अब नहीं है मराठास, और मराठा युद्ध रेस से बाहर। अब आगे बढ़ेंगे कौन? 1761 के पश्चात बढ़ेंगे अंग्रेज। और अंग्रेज यहाँ से आप देखें तो ये 1761, दो ऑप्शन है भारत में, देखिए समझिएगा। भारत में सत्ता के दो दावेदार हैं, जो सुप्रीम व्यक्ति है जो मुगल है वो जा चुका है, इसके दो दावेदार, एक अंग्रेज एक जो है मराठा। अंग्रेज जो है 1757 और 1765-64 इन दोनों डेट्स में जो है वो प्लासी और बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं और बंगाल पे जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण ले लेते हैं। और जो फर्स्ट है मराठास वो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हार जाते हैं और पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। स्ट्रेट जो है आंसर जाता है कि सत्ता किसके पास जाएगी? अंग्रेजों के पास। अब वो आगे होगा। मराठास बाहर हो चुके हैं, लेकिन मराठा शक्ति जो बची हुई थी उसको केंद्रीकृत करने का, उसको इकट्ठा करने का एक प्रयास होता है। और वह प्रयास किसके करा जाता है, किसके द्वारा करा जाता है? इंपॉर्टेंट पेशवा नाम है इनका माधव राव। ये जो माधव राव थे ये भी इन्हीं ऊपर के बाजीराव की तरह एक अच्छे व्यक्तित्व के, युद्ध कौशल में निपुण, बौद्धिक रूप से जो है संपन्न व्यक्ति थे, परंतु इनकी जो है असमय मृत्यु हो जाती है। अर्थात 1761 में माधव राव जो है वह हेड बनते हैं, पेशवा बनते हैं, लेकिन पेशवा बनने के पश्चात बहुत अधिक समय तक जो है कार्य नहीं कर पाते और इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु वास्तव में मराठास के लिए अंतिम ऑप्शन की तरह थी। अगर ये भी फायर करते इनकी तरह आगे तक जो है ये लीड करते तो शायद मराठा पुनः एकीकृत हो जाते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। माधवराव की जो है असमय मृत्यु हो जाती है और इन्हीं के साथ इनके मंत्री होते हैं नाना फडणवीस। आपने नाम सुना होगा इनका। ये मराठा के चाणक्य कहलाते हैं। और ये जो नाना फडणवीस थे इन्होंने जो है माधवराव का साथ दिया था लीड करने में, वापस मराठास को एक स्थिति में, अच्छी स्थिति में लाने के लिए। बट माधवराव की मृत्यु हो जाती है और अंततः मराठा जो है वो पूरी तरह से तितर बितर हो जाते हैं। मराठा शक्ति जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित हो जाती है। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब ये जो है अब मराठा जो एक केंद्रीकृत साम्राज्य था वो अब छोटे छोटे क्षेत्र में टूट गया है। अब इन क्षेत्रों में मराठास की अलग अलग ब्रांच थी। इस ब्रांच से रिलेटेड समटाइम्स लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन आते हैं, तो आप जो है इन ब्रांचेस के नाम लिख लें और उनका जो है वो क्षेत्र लिख लें। तो लिखें सबसे पहला नागपुर में कौन थे? तो नागपुर में है भोसले। तो ब्रांच का नाम, मराठा की शाखाएं, एक जो है वो जो नागपुर में लीड कर रहे थे वो थे भोसले। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखें। जो इंदौर था वहाँ थे होलकर। इंदौर में लिखिए होलकर। फिर लिखिए ग्वालियर, और ग्वालियर में है सिंधिया, ये नोट कर लीजिए। फिर लिखिए गायकवाड़, और गायकवाड़ कहाँ पर है? गायकवाड़ क्षेत्र का नाम नहीं है, क्षेत्र का नाम बड़ौदरा है और बड़ौदरा में स्थित है गायकवाड़। और लास्ट और सबसे लेस इम्पॉर्टेंट जो क्षेत्र है वो है धार में थे पवार। तो ये जो मराठास की ब्रांच थी बनी वो फर्स्ट वन था नागपुर के भोसले,
इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, धार के पवार, गायकवाड़ बड़ौदरा के, और लास्ट एक रह गया और सबसे इम्पोर्टेंट रह गया, नाम लिखिए उसका, पूना में रह गया पेशवा। जो पेशवा का ये जो पद है जिस पे सभी आसीन हो रहे थे, इन सभी लोग जो थे इन्होंने अपना सेंटर जो है वो पूना में बनाया था, इनका सेंटर नहीं था। इन सभी ने अपना सेंटर पूना में बना रखा था। तो जो पेशवा थे ये पूरी तरह से सिमट के रह गए पूना तक, और इन्हीं के अंडर में काम करने वाले सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, पवार ये सभी स्वतंत्र हो गए और ये सभी अपनी जगह लीड करने लगे। तो 71 के बाद जो है मराठा शक्ति पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, और इस विभाजन में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ब्रांचेस बड़ी होती हैं। यहाँ तक स्थिति भी ठीक थी, चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही थी, परंतु ये मराठा जो सरदार थे आपस में ही लड़ने स्टार्ट कर चुके थे। जो मराठा लीडर्स थे वह आपस में ही युद्ध करना स्टार्ट कर चुके थे, और इनकी इस प्रवृत्ति के कारण जो है मराठा साम्राज्य को लगातार नुकसान हो रहा था, जो कुछ बचा था उनके पास। इसी क्रम में आगे लास्ट एक व्यक्ति का नाम हम मेंशन करेंगे, महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ये व्यक्ति जो है वो लीड करते हैं सिंधियास को, वो भी कहाँ, ग्वालियर में। और ये जो सिंधिया को लीड करते हैं ये भी एक अल्टीमेट लीडर बनते हैं, और सभी की निगाहें खासकर अंग्रेज और मुग़ल सम्राट की इन पर टिक जाती हैं, क्योंकि ये जो है अब फिर इन्हीं पेशवाओं की तरह महाराष्ट्र में और अदर क्षेत्र में जो था अपने आप को मजबूत कर रहे थे। और इवन एक समय पर ऐसा प्रतीत होने लगा कि शायद अब फिर से वो समय आ चुका है जब भारत की इस सेंटर की सत्ता पर जो मराठा हैं वो पुनः स्थापित हो जाएं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है इनके द्वारा डायरेक्ट इनके प्रभाव में इनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर जो वजीर का पद था मुग़ल साम्राज्य में, मैंने आपको पहले बताया था एक वजीर का पद होता है, जो वजीर का पद था उस पद पर आसीन हो जाते हैं डायरेक्ट इमाम उल मुल्क, अर्थात जो मुग़ल दरबार है अब उसमें फिर से दस्तक आ चुकी है, फिर से जो है वो स्पष्ट भाषा में कहें तो कहर आ चुका है एक मराठा का। और मराठा कौन? उनमें से सिंधिया। ये भी जो है एक बड़ा पहलू हो सकता था, परंतु इनकी भी असमय मृत्यु एक अपूर्णीय क्षति रही मराठास के लिए, और ये भी जो है वो समय से पूर्व ही इनकी मृत्यु हो गई 1794 को, 1794 को। और इनकी मृत्यु के पश्चात फिर मराठास कभी एकीकृत नहीं हो पाए, कभी सेंट्रलाइज नहीं हो पाए, एक होकर आगे कभी कोई रणनीति स्थापित नहीं कर पाए। यहाँ हमने पूरा मराठा कवर करा, चाहे वो बालाजी विश्वनाथ हो, चाहे बाजीराव प्रथम हो, चाहे बालाजी बाजीराव हो, और चाहे वो माधवराव हो, इन सभी को हमने देखा। साथ में जो है हमने ये भी देखा कि किस प्रकार भारत के सेंटर में जो है मुग़ल सत्ता जाने के पश्चात जो मराठास थे वो किंग मेकर, समटाइम्स किंग की भूमिका निभा रहे हैं। और एंड ऑफ द डे 71 के 14 जनवरी 1761 के इस दिन को जो है मराठास पूरी तरह से भारत में अपनी शक्ति खो देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप जो है इस लेक्चर से रिलेटेड कंटेंट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर लिखने का प्रयास करें। एंड आई होप कि आपको जितने भी प्री हो चाहे मेंस हो उसमें क्वेश्चन आएंगे, जितना मैंने पोर्शन कवर किया है उससे जो है आप इजीली उनको क्रैक कर पाएंगे, आंसर भी लिख पाएंगे और जो है ऑप्शंस को भी सही किल कर पाएंगे। बट इस चीज़ को ध्यान दें कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको तभी बनेंगे जब आप मराठास की प्रीवियस जो हिस्ट्री है उसे देखें। और इस प्रीवियस हिस्ट्री से मेरा आशय क्या है? इस प्रीवियस हिस्ट्री से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है शिवाजी के बारे में पढ़ें और शिवाजी के कंटेम्प्ररी जो शासक रहे हों उनके साथ उनके संबंध पढ़ें। जब आप मराठास का स्टार्टिंग का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तब ही आपको पूरे मराठास के MCQ बनेंगे। अगर मैं इसी वीडियो में आपको शिवाजी से स्टार्ट करता तो हम जो है कभी भी 1761 तक नहीं पहुंच पाते। क्लियर? अब देखें
मराठास का ये जो संघर्ष था, ये संघर्ष तो हमने देखा, परंतु अब जो है 1794, आप इस डेट को याद रखिएगा, हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 1794 तक। अब हम 1800 और 1802 में जो मराठा शक्ति शेष बची है, इसका संघर्ष देखेंगे अंग्रेजों के साथ। तो ये जो है एक पूरा अलग चैप्टर है, और ये इसके अलावा उसमें बहुत सारा कंटेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत में किस प्रकार अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुई, किस प्रकार, अर्थात वो क्रोनोलॉजी क्या थी। अंग्रेज अभी बंगाल में है, अगर हम मराठा को हटा दें तो हमने अंग्रेजों को कहाँ छोड़ा है, अंग्रेज अभी 1717 की डेट में खड़े हैं, फर्रुखसियार का फरमान लेके 1717 को अंग्रेज अभी बंगाल में खड़े हुए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इनको जो है कोशिश करेंगे कि प्लासी के युद्ध तक ला दें, फिर प्लासी और बक्सर का युद्ध एक साथ स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अभी ये जो बंगाल में स्थापित हैं, इस बंगाल में स्थापना के समय, स्थापित होने के साथ इनका मराठास के साथ भी संघर्ष होगा, तो वो भी हम देखेंगे। और उसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को रिकॉल करेंगे, वो रिकॉल करना और उसको आंसर में डालना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आप याद रखें, आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा भी, अर्थात जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वह क्वेश्चन भले ही नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हो, उसका आंसर भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हो, लेकिन आप कोशिश करें उसका आंसर सिर्फ इस वीडियो को देख कर लिखें। क्वेश्चन है डिफाइन ट्रीटी ऑफ बेसिन, यानी कि बेसिन की संधि को समझाइए। और मैं आपको हिंट दे दूं कि यही वो बेसिन की संधि थी जिसके द्वारा जिसमें यह कहा जाता है, जिसके लिए यह कहा जाता है कि इस संधि के द्वारा मराठा ने तांबे की थाली में जो है वो भारत अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, अब ये जो है इसके बारे में पूरा डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप जो है तब तक आंसर राइटिंग और इससे रिलेटेड MCQ को लगाते रहें। धन्यवाद।